नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजगीर में सब इंस्पेक्टरों की दीक्षांत, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी, ईमानदारी और अनुशासन का संदेश। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर शामवीर चौधरी का तंज, विधानसभा सत्र छोड़ने को बताया गैर जिम्मेदाराना, बहियार के मुद्दों पर गंभीरता पर उठाए सवाल। वादे पूरे न होने से टेन युवाओं का प्रदर्शन, विधानसभा की कूच की कोशिश, पुलिस से झड़प, भूख हड़ताल की अनुमति न मिलने से बड़ा आक्रोश। पालघर का ट्रोमा केयर अस्पताल 6 साल बाद भी अधूरा, 200 बेड अस्पताल का काम ठेकेदार की मनमानी से अटका, इलाज के लिए नागरिकों को मुंबई या गुजरात तक जाना पड़ा। विरार में शिवदानी माता मंदिर की पहाड़ी पर भीषण आग, कई पेड़ पौधे जलकर खाक, दमकल मौके पर पहुंचा, कोई जानहानि नहीं। बात करें खबरों की, जहां बिहार की बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री जहां अनुशासन की बात हो रही हो, वहीं पे बिहार के मुख्यमंत्री के साथ नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को ऐतिहासिक पर्यटन नगरी राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार पुलिस अकादमी को आयोजित भव्य पारण परेड में भाग लिया। इस अवसर पर 1000 से ज्यादा नवनियुक्त सब इंस्पेक्टरों के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर दोनों नेताओं ने परेड की सलामी ली, साथ ही प्रशिक्षुओं को राष्ट्र व समाज की इसकी शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार पुलिस राज्य की कानून व्यवस्था की रीढ़ है और नए सब इंस्पेक्टर ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। कार्यक्रम के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार, ऊर्जा मंत्री विजय चौधरी एवं नालंदा सांसद कौशेंद्र कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिस विभाग के उच्च पदाधिकारी मौजूद रहे। समारोह के दौरान प्रशिक्षुओं द्वारा अनुशासन परेड, पेड़ प्रदर्शन और ड्रिल ने सभी को प्रभावित कर दिया। वहीं अंत में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने चयनित प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया। साथ ही दीक्षांत समारोह के दौरान नवनियुक्त पुलिस एवं निरीक्षकों, उनके परिजनों की मुलाकात भावुक माहौल में संपन्न हुई। मेरे सफलता का पूर्ण रूप से श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। वो जिस परिश्रम के साथ इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, उसको मैं एहसान कभी नहीं चुका सकता जिंदगी में। और गुरुओं का बहुत योगदान है, मेरे परिवार का मेरे पीछे बहुत सपोर्ट रहा है। अपने माता पिता को और मेरी पत्नी को, जिन्होंने मुझे मतलब जब मेरी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी तब उसके बाद से भी लोग पूरा सपोर्ट किया। पढ़ाई के बाद बहुत मुश्किल होता है उस वक्त संभालना खुद को। मैं काफी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कैसे आगे सेवा करेंगे सेवक के तौर पे? आप सेवक मेरे माता पिता यही कहना, अपने ईमानदारी से जो जिस और वर्दी का हम लोग को लाज रखना, ये जितने भी गरीब निसहाय लोग हैं उन लोग की मदद करना, ताकि क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हो बैकग्राउंड थोड़ा वीकली बैकग्राउंड रहता है, वहाँ से लोग उठकर आना, वहाँ समाज के हर तरह की जो हम लोग कठिनाई देखे हैं, आगे जो पीड़ित है उनको वैसा परेशानी नहीं हो, अपने सर से अच्छी तरह से न्याय दिलाने का। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है। सबसे पहले मुख्यमंत्री सरकार धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकालकर हम लोगों के दीक्षांत परेड में शामिल हुए और वैसे हमें बहुत अच्छा लगा। पहली बार मतलब हैंड टू हैंड मुख्यमंत्री साहब से मिले हैं और मुझे अच्छा फील हो रहा है। बेस्ट कमांडर का अवार्ड मुझे 2023-22 दरोगा का मिला है। कहाँ से हैं आप? कहाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीना कुमारी है और मैं बेतिया से हूँ। इसके पहले मैं बेतिया मतलब घर है, मैं कोलकाता में रहती थी। अच्छा, आज इसका जो सफलता आपको मिला है, श्रेय किसको देंगे, क्या कहेंगे अपने परिजनों के लिए? श्रेय फैमिली को जाता है, क्योंकि फैमिली ने यहाँ तक हमें शिक्षा दिया, जिसकी वजह से हम इसके काबिल बने। कम से कम फॉर्म तो भर पाए, बाकी हमारी तो मेहनत होती ही है। मुख्यमंत्री भी लगातार महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, तो आज उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। क्या आरक्षण के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बट हम लोग अपना मेहनत से आए हैं। तो आज इतनी मेहनत के बाद ये पासिंग आउट हुआ और हमें शपथ ग्रहण दिलाया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह हमने 1 साल बहुत मेहनत किया। सुबह 4 बजे उठना, 3:30 बजे उठना, इस सब को देखना, कड़ाके ठंड, धूप, बारिश सब कुछ झेलते हुए हम यहाँ पे 1 साल के प्रशिक्षण के बाद हमने ये
पासिंग आउट अच्छे से पास किया। इसके लिए मैं अपने सर लोगों का, अपने टीचर्स का और अपने मम्मी पापा का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। पुलिस की नौकरी बहुत एक चैलेंजेबल हो गया आज के डेट में, तो कैसे मुकाबला करेंगे इसका? पुलिस की नौकरी जो है वो एक सेवा भाव है। वह ये नहीं है कि मतलब हम एक जॉब की तरह कर रहे हैं, ये पब्लिक के प्रति हमारा एक सेवा है जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। पुलिस एज अ पुलिस पर्सनल अब लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो नए जो आ रहे हैं वो ये नहीं समझते हैं कि जनता के हम शासक है, नहीं, जनता के हम सेवक हैं। आप कभी भी आए, कभी भी पुलिस के पास ही अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, हेल्प वो आपको पुलिस देगी, जो पुलिस कर सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी कुमार है। बात करें, तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर है और राजद की ओर से ही उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसके लिए एलपीजे रामविलास पार्टी की सांसद सांभवी चौधरी ने कहा कि इंडिया एयरलाइंस को इतनी शर्मनाक हार के बाद चर्चा करनी चाहिए। उनकी पर्सनल लाइफ है और उनकी पर्सनल लाइफ पर कोई कमेंट नहीं करनी चाहती, लेकिन यह दर्शाता है कि उनकी क्या गंभीरता है। और अभी बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा था और सत्र के दौरान वह सत्र छोड़कर कहीं चले गए। यह दिखाता है कि वह बिहार के मुद्दों को लेकर कितने गंभीर है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने पलटी मारने के दावे को लेकर जनसंख्या तक लेकर सांभवी ने चौधरी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से इंडिया अलायंस इतनी शर्मनाक हार के बाद अलायंस को ज़रूर साथ में बैठ के अपने संगठन पे कैसे काम करना है, धरातल पे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको क्या अपनी भूमिका निभानी है, इस पे ज़रूर चर्चा होना चाहिए था। पर ऐसे में खैर उनका पर्सनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ में कोई कमेंट हम नहीं करना चाहते हैं, पर ये दर्शाता है कि उनकी क्या गंभीरता है, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा था और बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान वो सत्र छोड़ करके कहीं चले गए। तो ये मतलब ये दिखाता है कि वो कितने गंभीर है बिहार के मुद्दों को लेकर के, या फिर अपने जो भी पार्टी की क्षमता है, पार्टी के कार्यकर्ता है या पार्टी के मान सम्मान को लेकर वो कितने गंभीर है, सिर्फ ये वही दर्शाता है। आरजेडी के लोग फिर से दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और खरमास के बाद नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ जो है सरकार में आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिना कह सकते हैं आप बिना तर्क का कोई बात है। और नीतीश कुमार जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक मजबूत एनडीए सरकार के निर्माण में लगे हुए हैं और जिस तरीके से एक सशक्त सरकार एनडीए की बनी है, आने वाले समय में ये 5 पांडव ही बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। मैम, सरकार ने घोषणा किया है कि इस बार जनसंख्या ऐप के माध्यम से जनसंख्या की। बिल्कुल, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग होना चाहिए और हम लोग हमेशा डिजिटल इंडिया के लिए जिस तरीके से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, जिस तरीके से डिजिटलाइज किए हैं, जैसे हम लोग एक कह सकते हैं आप टेक्नोलॉजी को गाँव-गाँव तक पहुँचाए हैं, ऐसे में सेंसस अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा तो एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होगी और बहुत आसानी से आराम से ये सेंसस भी हो पाएगा बिना किसी डिफिकल्टी के। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद अब तमाम विधायक अपने क्षेत्र के जनता को एक कार्यक्रम रखकर अभिनंदन कर रहे हैं। इस क्रम में दीदा से विधायक संजीव चौरसिया ने अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया और साथ ही बताया कि जनता के आशीर्वाद से चौथी बार विधायक बने हैं। इस कार्यक्रम में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, साथ ही पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत तमाम लोग मौजूद रहे। नीतीश कुमार जी के सुशासन में पहले भी जो आर्थिक रूप से अपराध करेगा उसको पहले भी डीजीपी के ऊपर कार्रवाई और उसके खिलाफ स्कूल खोलने का काम किया गया। तो न्यायालय ने पहले ही तय किया है कि जो लोग अभियुक्त हैं चारा घोटाला में सब पे कार्रवाई होगी और उनके घरों में स्कूल खोलेगी सरकार। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए गौरव का विषय है। बोर्ड को उनके कार्यों के लिए 3 प्रमाण पत्र मिले हैं। 3 अलग अलग श्रेणियों में बिहार बोर्ड ने टॉप किया है। ये ISO सर्टिफिकेट, उत्कृष्ट रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली एवं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में प्राप्त हुए हैं। बोर्ड के द्वारा सभी कार्य को टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है और साथ ही प्रमाण पत्र को डिजिटल किया गया है। दस्तावेजों को ऑनलाइन किया जा रहा है। बोर्ड में कई मॉड्यूल को
कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। साथ ही कई सॉफ्टवेयर को बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि उपलब्धि बिहार बोर्ड इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। अब बिहार बोर्ड ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला बोर्ड बन गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए यह अत्यंत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इसके द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों और उत्कृष्ट तकनीक और गुणवत्ता सहित प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए 3 ISO सर्टिफिकेट्स प्रदान किए गए हैं। पहला ISO सर्टिफिकेट ISO 9001 प्रदान किया गया है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स अर्थात गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रदान किया गया है। दूसरा ISO सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO/IEC 27001 प्रदान किया गया है। और तीसरा ISO सर्टिफिकेट उत्कृष्ट रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली अर्थात रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 15489 प्रदान किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपने समस्त कार्यों को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत करते हुए IT सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल करते हुए संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव करते हुए गुणात्मक सुधार किया गया है। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में युवा ट्रेनी सड़कों पर उतर आए। सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे न होने से नाराज ट्रेनी छात्रों ने मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को लेकर केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है। मार्च के दौरान हालात उस वक्त तनावपूर्ण बन गए जब युवा प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प देखने को मिली। दरअसल युवा ट्रेनी भूख हड़ताल की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन अनुमति न मिलने के बाद उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस पुलिस ने रोक दिया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शनकारी विधानसभा परिसर की ओर कूच करना चाहते थे, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। साथ ही बिना अनुमति को किसी को भी विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि इससे पहले भी युवा ट्रेनी अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन और प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन समाधान न निकलने के कारण अब आंदोलन ने उग्र स्वरूप धारण कर लिया। साथ ही प्रदर्शनकारी साफ बता रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट और लिखित फैसला नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पालघर के मनोर में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग के किनारे वर्ष 2019 में शुरू किए गए ट्रोमा केयर अस्पताल का काम अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसे जिले के नागरिकों को इलाज के लिए मुंबई, थाने या फिर अन्य राज्यों में सहारा लेना पड़ता है। 6 साल पहले शुरू गए इस 200 बेड वाले अस्पताल से पालघर वासियों को बेहतर सुविधाएं उम्मीद थी, लेकिन सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमानी कार्यशैली के कारण काम पिछले 6 वर्षों से अटका हुआ है। इस दौरान अस्पताल की लागत 76 करोड़ रुपए से बढ़कर 120 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। जिले में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को गंभीर इलाज के लिए बाहर के राज्यों में जाना पड़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी और चिंता बढ़ती जा रही है। बात करें गुजरात पुलिस द्वारा साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नायब मुख्यमंत्री एवं गुजरात राज्य के निर्देशानुसार ऑपरेशन म्यूल हंट की शुरुआत 8 दिसंबर 2025 को हुई थी। इस अभियान के तहत साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर द्वारा संदिग्ध म्यूल बैंक खातों से हुए ATM और चेक विड्रॉल का विस्तृत डेटा सूरत शहर पुलिस को उपलब्ध कराया गया। इसी क्रम में नायब मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार 9 दिसंबर 2025 को सूरत शहर पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत की अध्यक्षता में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ नोडल अधिकारी भी शामिल हुए थे।
बैठकों में साइबर अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने, साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों की जानकारी साझा करने एवं पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से जारी किए जा रहे सिम कार्डों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। गुजरात पुलिस की यह सख्त और सुनियोजित कार्रवाई साइबर अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है कि अपराध चाहे डिजिटल हो या वित्तीय, कानून के शिकंजे से बचना अब संभव नहीं है। महीने की 8वीं तारीख से गुजरात पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन म्यूल हंट की ड्राइव चालू करने में आई है, जो नायब मुख्यमंत्री साहब की सूचना से हमने शुरू किया है। ये जो म्यूल हंट की ड्राइव है, ये पिछले 5 दिन से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसमें जो साइबर फ्रॉड रोकने के लिए जो म्यूल अकाउंट का उपयोग किया जाता है, तो उस म्यूल अकाउंट होल्डर्स जो प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को डिस्करेज करने के लिए इस तरह की ड्राइव करने में आई है, जिसमें साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा सूरत शहर पुलिस को लगभग 4000 खाताओं का डिटेल्स दिया गया था। उन डिटेल्स में चेक विड्रॉवल और एटीएम विड्रॉवल जो म्यूल अकाउंट से सूरत में हुए हैं, उसकी पूरी डिटेल्स दी गई थी। उन सभी खाताओं के वेरिफिकेशन के लिए, 4000 खाताओं और खाता धारकों के वेरिफिकेशन के लिए सूरत शहर में सीपी सर की सूचना से एसओजी, डीसीबी और जोन्स के साथ मिलकर अलग अलग टीम बनाने में आई है और उन सभी टीमों द्वारा पिछले 5 दिन में 89 FIR यहाँ पे साइबर क्राइम की लॉन्च करने में आई है और 23 आरोपी हमने अभी तक अरेस्ट किए हैं। बात करें महाराष्ट्र की, जहां विरार पूर्व स्थित प्रसिद्ध जीवदानी माता मंदिर की पहाड़ी पर करीब 6:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई, जिस इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आग की सूचना मिलते ही मंदिर के कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। साथ ही आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन इस हादसे में पहाड़ी पर मौजूद कई पेड़ पौधों जलकर खाक हो गए। राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी प्रकार की जानहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग व अग्निशमन दल को भी सूचना दे दी गई। साथ ही प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है। नालासोपारा पूर्व स्थित आदर्श नगर के गोल्डन पैलेस अपार्टमेंट में शाम को अचानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन विभाग के अनुसार 4थी मंजिल के कक्ष 407 में हॉल में रखे गद्दे, फ्रिज एवं अन्य घरेलू सामान में आग लगी थी। अग्निशमन कर्मचारियों ने होजरिल होज की मदद से लगातार पानी को छिड़काव कर आग पर काबू पा लिया। लगभग 2 घंटे 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद रात को आग पूरी तरह बुझा दी गई। इस घटना में किसी भी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है। आग बुझाने के बाद फ्लैट को सुरक्षित घोषित कर कक्ष मालिक को सौंप दिया गया। अग्निशमन अभियान में भूपेश बहादुर, दर्शन पाटिल, धनाजी, विक्रांत पाटिल, प्रवीण राठौर एवं वाहन चालक कल्पेश टक्कर शामिल थे। पालनपुर तालुका के चंदीसर जीआईडीसी इलाके में सहलान की टीम ने एक घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। साथ ही में गोदाम में छापे के दौरान व्यापारी गोदाम को ताला लगाकर फरार हो गया। इस घटना के बाद फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने पुलिस को सूचना दी और गोदाम खुलवाकर अंदर जाने को कहा। संदिग्ध घी की मात्रा में सैंपल लेने की कवायद पहले ही की जा चुकी है। फूड डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि शक है कि फैक्ट्री जब्त किए सैंपल लीक हुए हैं। फिलहाल फूड डिपार्टमेंट ने व्यापारी को घी के सैंपल लेने के और आगे की कार्रवाई करने के लिए बुलाया है। रंगों के जरिए यादों को फिर से जिंदा करने वाली कला और ऐसा बचपन जो आज तक तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं खो गया हो। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार नरेंद्र पाल सिंह की पेंटिंग इस दिन दर्शकों को उसे भूले बिसरे बचपन की ओर सैर करा रही है। साथ ही उनके कृतियों में पुराने वक्त का बाइस्कोप देखते बच्चे, पेड़ से बंधे झूलों में खिलखिलाते मासूम और नाना नानी की गोद में कहानी सुनते बच्चों की भावनात्मक तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं। नरेंद्र पाल सिंह की पेंटिंग्स दर्शकों को उस दौर में ले जाती है जहां बच्चे बाइस्कोप के सामने खड़े होकर दुनिया को सपनों की तरह देखते थे और पेड़ से बंधे झूलों पर झूलना ही
सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी। चाहे नाना नानी की गोद में बैठकर सोने से पहले राजा रानियों और परियों की कहानियों को सुनना हो या फिर पुराने वक्त में देहात के मेलों में होने वाले तमाशे, इन सभी को कलाकार नरेंद्रपाल सिंह ने रंगों के जरिए भली भांति उकेरा है। सिंह की कलाकृति में नाना नानी की गोद में बैठकर कहानी सुनते बच्चे सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि पीढ़ियों के बीच के भावनात्मक रिश्तों की झलक है, जिन्हें कलाकार ने अपनी गहरी बनावट और संवेदनशील रंगों के जरिए जीवंत किया है। मेरी प्रदर्शनी सिमरोजा आर्ट गैलरी जो भोला भाई देसाई मार्ग पे है, यहाँ पहली बार लगी है। इससे पहले मैंने जहांगीर में भी अपना शो कई एक कर चुके हैं। और इस प्रदर्शनी का खास है कि इसका पूरे का शीर्षक है कलरफुल कम्ब्राइडरी। यहाँ 2 कलाकारों का है, लेकिन मेरे जो थीम है वो है भूले बिसरे जीवन मूल्य। जीवन में हम बहुत चीज़ पाने के लालसा में आज हम विकास की ओर इतनी बढ़ गए हैं, इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आम जीवन में, घरेलू जीवन में या विकास के इस दौर में छूटते चले जा रहे हैं। बच्चों का बचपन, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है बचपन। बचपन में आज क्या हुआ है कि जो खेल कूद तमाशा है, बाकी चीज़ें हैं, वो सब धीरे धीरे बच्चों के हाथ से कहिए या जीवन से फिसलते जा रहे हैं। जबकि बच्चों को पहले जो था उसमें खेल कूद और बाकी चीज़ें, घरों से बाहर रहना, आज तो सारे कुछ सिमट के रह गए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो बेकार है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उसी में उलझ कर रहना और अपनी मानसिक और शारीरिक जो एक विकास है उस विकास को भूल जाना बहुत ही अजीबोगरीब बात हुआ। दूसरा है युवा वर्ग। जीवन के पंचतत्वों को केंद्र में रखकर बनाई गई विजुअल आर्टिस्ट रीना सिंह की पेंटिंग्स दर्शकों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों को उन्होंने अपनी अमूर्त शैली की कला में बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। रीना सिंह की पेंटिंग्स में मिट्टी की स्थिरता, जल की तरलता, अग्नि की ऊर्जा, वायु की गति और आकाश की व्यापकता साफ झलकती है। उनके कैनवास पर भरे हुए गहरे और जीवंत रंग पूरी पेंटिंग में उभर कर नजर आते हैं। हर रचना में रंगों और आकृतियों के जरिए जीवन और प्रकृति के बीच का गहरा संबंध महसूस किया जा सकता है। रीना सिंह की ये कला न सिर्फ देखने में सुंदर है बल्कि दर्शकों को सोचने और महसूस करने पर भी मजबूर करती है। मेरी पेंटिंग की इसके पहले मैंने एक शो किया था, उसमें मैंने रखा था 5 एलिमेंट, तो उसी का एक्सटेंशन है ये तत्वमसी। तत्वमसी में जैसे 5 एलिमेंट होता है वैसे ही सेम मीनिंग इसका भी है। 5 एलिमेंट में जिस तरीके से जल, जमीन, इस तरीके की बातें होती है, तो जस्ट मैंने पेंटिंग में भी वही चीज़ें बनाया। मेरे हिसाब से इसके मतलब जो भी हम पेंटिंग करते हैं उसमें इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। और जैसे मैंने पेंटिंग में आपने देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे मतलब मोटिव्स और ये सब चीज़ों को यूज़ किया है और मतलब कहने की ये कोशिश है कि 5 एलिमेंट हमारे बॉडी में भी है, उसी तरीके से पेंटिंग में भी होता है और उसको कलर और आर्किटेक्चर के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश की है। कोई खास विशेष बात जो मतलब बनाते समय आपके ख्याल में आया हो और पेंटिंग में भी आपने उसे उकेरा हो?
ख़ास बात तो ये होती है कि जैसे जब भी हम कहीं कोई किसी जगह पे नए जगह पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवलिंग में हम जब देखते हैं कि वहाँ पे मेरे को जैसे कोई भी जो आर्किटेक्चर का फॉर्म दिखता है, जैसे आप दिल्ली भी जाओगे तो दिल्ली में जैसे आप लाल किला देखोगे या चांदनी चौक चले जाओगे, इस तरीके के जगह पे तो जो भीड़ भाड़ी वाली जगह होती है उसमें से कुछ ऐसा एक दो एलिमेंट होता है जो मेरे दिमाग में रह जाता है, तो देन उसको जब हम पेंटिंग करते हैं तो यूज़ करते हैं समटाइम रंग में, और कभी रंग से, कभी उसका कुछ मोटिव्स जैसे होता है ना, जैसे मंदिर हो या मस्जिद हो, उस पर कुछ कहीं ऐसे आप देखें, कई बार मेरी पेंटिंग में आप देखोगे भी कहीं कहीं पे कुछ ऐसा है, जैसे ये डिज़ाइन है इसमें, तो ये आप कभी भी देखोगे हमारे हिंदू टेम्पल में या कोई भी गुरुद्वारा हो, कहीं पे भी उस तरीके का दिख जाता है। तो मेरा कंसर्न ये नहीं होता है कि वो कहाँ है, बस मेरे को वो होता है कि वो मेरे को मोटिव अच्छा लगता है तो मैं यूज़ करती हूँ। मुंबई के साइम रोजा आर्ट गैलरी में लगी कलरफुल कैमराइडरी प्रदर्शनी न केवल दो कलाकारों की कला यात्रा को जोड़ती है, बल्कि दर्शकों को अपने ही बचपन की यादों से दोबारा जोड़ने का एक भावनात्मक अनुभव भी देती है। कवि और कला समीक्षक प्रयाग शुक्ला द्वारा क्यूरेट की गई ये प्रदर्शनी नरेंद्र पाल सिंह और रीना सिंह की दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी कला यात्राओं को एक मंच पर प्रस्तुत करती है। ये प्रदर्शनी 15 दिसंबर तक दर्शकों के लिए मुंबई में खुली रहेगी। मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।